डियर बच्चों पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चों पार्टी साइंस। तो बच्चों लोग हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 8 चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शंस और साइक्लोन के बारे में बता दिया था कि किस तरह से साइक्लोन आता है, विंड कैसे आती है, विंड कैसे फॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ठीक है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है। और इस चैनल में अगर नए बच्चे हैं तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो आते हैं हम अपने न्यू टॉपिक में, ईयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इसमें एक्टिविटी 8.5 दी गई है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। इसमें आपने क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, ठीक है, और एक बलून लेना है और बलून को आपने ट्यूब के ऊपर लगा देना है जो उसकी नेक होती है। जैसे आपको नीचे ये एक्टिविटी दी गई है, इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करना है आपने। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट, और अपने बलून के साथ टेप ही लगा देना है कि ताकि वो प्रॉपर टाइट हो जाए, खुले ना एकदम से। pour सम हॉट वाटर इन अ बीकर, और उस बीकर में आपने हॉट वाटर डाल देना है, एकदम गर्म पानी। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर, और उस बॉइलिंग जो वाटर है, जो आपने बीकर में बॉइलिंग वाटर रखा है, उसमें अपनी ट्यूब डालनी है, साथ में अपने बलून भी रखना है, ठीक है, उसकी नेक पे। और ऑब्जर्व करना है 2-3 मिनट तक कि किस तरह से बलून का शेप चेंज हो रहा है। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अब आपने ट्यूब उठा देनी है उस बीकर से और रूम टेम्परेचर में रख देना है थोड़ी देर के लिए। टेक सम आइस वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट। और दूसरे बीकर में आपने आइस कोल्ड डाल देना है, बर्फ डाल देना है, और उसमें भी आपने ट्यूब डाल देनी है बलून के साथ, और देखना है 2-3 मिनट तक, और ऑब्जर्व करना है कि किस तरह का अब बलून का शेप चेंज हो रहा है। Think and try to answer what make the balloon inflated when the balloon tube is placed in hot water। तो इस आंसर को देने की कोशिश करो कि आखिर उस बलून के साथ क्या हुआ, किस तरह का चेंज हुआ जब हमने हॉट वाटर में रख दिया था। Why is the same balloon deflected when the tube is kept in cold water? तो अब दूसरी तरफ ये भी बताओ कि जो हमने कोल्ड वाटर में रख दिया था बलून, तो वो मुरझा क्यों गया था बलून, किस तरह का चेंज हुआ ये। कैन वी इन्फेयर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। क्या हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं कि जो एयर एक्सपेंड हुआ था वो हीटिंग के द्वारा ही हुआ था। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंड टू द एयर इन द बलून ट्यूब व्हेन इट कूल डाउन। आगे क्या हो सकता है कि जो एयर था वो बलून ट्यूब में गया और उसको कूल डाउन करा। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। अब जो दूसरी एक्टिविटीज दी गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस एक्टिविटी में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर हॉट एयर क्या काम करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 8.6, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। आपने इस एक्टिविटी में 2 पेपर बैग लेने हैं या फिर कोई भी पेपर कप्स लेने हैं सेम साइज के। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 ends ऑफ द मेटल और वुडन स्टिक्स, और उन दोनों पेपर बैग्स को आपने एक दूसरे के इन्वर्टेड पोजीशन में चिप लगा देना है, ठीक है, उनके एंड में, जैसे कि मेटल या कोई भी वुडन स्टिक होगी उनमें आपने हैंग आउट कर देना है, जिस तरह से देख रहे हो आप ये कर रखा है। इस तरह से ये वाली एक्टिविटी करनी है। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड, फिगर 8.7 एज इन अ बैलेंस। तो उस पेपर बैग्स को आपने अच्छे से टाई कर देना है, ठीक है, किसी भी वुडन स्टिक में, और जो वुडन स्टिक है वो आप टाई कर दोगे, उसके मिडल में टाई कर दोगे ऊपर के लिए, और होल्ड कर दोगे थ्रेड को एक बैलेंस के तौर पे, जैसे कि एक फिगर 8.7 में दिया गया है। पुट अप ब्रिंगिंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। तो एक बैग में जो एक पेपर बैग है उसके नीचे आपने कैंडल लगा देना है, इस तरह से आपने कैंडल लगा देना जैसे फिगर 8.7 में दिया गया है, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है कि क्या वो चेंज कर रहा है उस पेपर बैग को। वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्ट्रीब्यूट। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमने बैलेंस किया और बैग को डिस्ट्रीब्यूट करा। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म
एयर राइज अप, क्या इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो राइज अप करती है किसी भी चीज को। एज द वार्म एयर राइज अप इट पुश द बैक अबव द कैंडल। जैसे कि आपको एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है कि उसमें हमने वार्म एयर फेंका है एक कैंडल के द्वारा, तो वो पेपर बैग को पुश कर रही है ऊपर के लिए। Does the distribution of the balance suggested the warm air lighter than the cold air? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस कर रही है कि वार्म एयर लाइटर होती है कोल्ड एयर से? कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप? क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमेशा जो स्मोक होती है वो राइज अप क्यों होती रहती है? ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए। जो हीटिंग एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो एक्सपेंड होती रहती है, फैलती रहती है और ऑक्यूपाई कर देती है बहुत सारे स्पेस को। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस इट बिकेम लाइटर। और जब बहुत सारी स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर देती है, घेर लेती है, तो ये बाद में लाइटर होने लग जाती है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। तो जो वार्म एयर होती है बाद में लाइटर हो जाती है, ठीक है, कोल्डर हो जाती है। और यही एक रीजन है कि जो स्मोक है वो गोज अप होती रहती है, मतलब जाती रहती है, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो वार्म एयर होगी वो हमेशा वार्म ही होगी, कभी ना कभी उसका स्टेट तो चेंज होगा। तो हल्का हल्का उसका स्टेट चेंज होता रहता है और वो कोल्ड में कन्वर्ट होने लग जाती है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेस एट द प्लेस। और ऐसे नेचर में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं कि वहाँ पे जो एयर होती है, वार्म एयर होती है, उस जगह से उड़ती रहती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड। और उस जगह का जो एयर प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज rushes in to fill its places. This setups convection in air as you learned इन चैप्टर 4। आसपास के क्षेत्रों से ठंडी हवा उसकी जगह भरने के लिए दौड़ती रहती है और यही सेटअप जो ईयर का सेटअप्स है ये आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ चुका है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो इसमें बोला गया है कि जो हवा होती है वो आसपास के तापमान की वजह से आती है। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन दी गई हैं, जैसे कि पहला सिचुएशन है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जो अनइवन हीटिंग होती है इक्वेटर पोल्स के बीच में, उसके बारे में बताया गया है। यू माइट हैव लर्नड इन जियोग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। तो हमने जियोग्राफी में पढ़ा है जो रीजन्स होते हैं इक्वेटर में, वहाँ हीट तो होती है, तो वो सन से मैक्सिमम हीट पहुँचाती है इक्वेटर में और उस रीजन में, ठीक है। द ईयर इन द रीजन्स गेट वार्म। तो उस जगह के जो रीजन्स होते हैं वो ईयर धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन। तो वहाँ का जो गर्म हवा है वो तो होता रहता है, साथ में जो ठंडी हवा रहती है उस रीजन की 0 से 30 डिग्री के आसपास रहती है, ठीक है, उस लैटिट्यूड में, और वो मुड़ जाती है दूसरी तरफ इक्वेटर के और वहाँ पे घूमने लग जाती है। दिस विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। जो हवा ब्लो करती रहती है वहाँ पे वो नॉर्थ से साउथ के तरफ जाती है उस इक्वेटर से। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर दैन दैट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। उस पोल के लैटिट्यूड में जो 60 डिग्री की हवा चलती है वो उस मुकाबले में बहुत ठंडी होती है। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। जो वार्म एयर है उस लैटिट्यूड में वो ऊपर उठने लगती है और जो ठंडी हवा आती है उस पोलर रीजन में वो वहाँ पे अपना कब्जा करने स्टार्ट कर लेती है। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल टू द वार्मर लैटिट्यूड एज शो इन फिगर 8.8। तो इस तरह से जो विंड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है उस पोलर रीजन में। पहले गर्म हवा आती है, फिर दूसरी तरफ जाती है, फिर ठंडा हवा में कन्वर्ट होती है। तो यही चीज़ लैटिट्यूड में होता रहता है, जैसे फिगर 8.8 में दिया गया है। इस तरह से आपके पोल्स और लैटिट्यूड होते हैं, यहाँ पे से हवा आती है फिर मुड़ती है। द विंड्स वुड हैव ब्लोन in the north-south direction from north to south
और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो विंड होती है उसका फ्लो होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ में और या फिर साउथ से नॉर्थ में। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउ एवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो हवा का डायरेक्शन चेंज होती रहती है वो इस वजह से होता है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट होती रहती है, इस कारण हवा का रुख बदलता रहता है। तो आपको पहले वाली सिचुएशन तो पता चल गई, ये आपके पोल्स के बारे में था कि पोल से किस तरह की हवा आती है। अब आते हैं हम दूसरे सिचुएशन में, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो इसमें आपको लैंड और वाटर के बीच में बताया गया है। यू हैव लर्न अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। तो मैंने आपको चैप्टर 4 में भी ये पढ़ा दिया था सी ब्रिज क्या होता है और लैंड ब्रिज क्या होता है, तो यही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। In summer near the equator, the land warms up faster, and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the ocean। तो समर में इक्वेटर के आसपास की जो लैंड होती है वो बहुत गर्म होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो इक्वेटर के सामने स्टेट्स आते हैं, बहुत सारी जगह होती है कि इक्वेटर के सामने आती है तो वहाँ बहुत गर्म होगा, ठीक है। जो लैंड में टेम्परेचर गिरता है ज़मीन में वो बहुत गर्म हो जाता है ओशन के कंपेयर में। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेस। जो एयर होती है लैंड की वो धीरे धीरे ऊपर उठती रहती है, राइज होने लग जाती है। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड। तो इस कारण जो विंड का फ्लो होता है वो ओशन से लैंड की तरफ होता है। दीज आर मानसून विंड्स। तो उसको हम मानसून विंड कहते हैं। उसमें हमें बहुत चिपचिपी वाली गर्मी होती है, इरिटेशन होती है, तो यही होता है वो समर में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी लैंड होती है वो गर्म होने स्टार्ट हो जाती है और जो समुद्र का पानी होता है वो गर्म तो होता है पर उसके मुकाबले में जो ज़मीन वाली हीट रहती है वो ज़्यादा गर्म होती है। और जो समुद्र का पानी होता है उस वो विंड लैंड की तरफ फेंकती है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड गेट्स रिवर्स, इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। और विंड के दौरान ये थोड़ा उल्टा हो जाता है कि जो फ्लो होता है विंड का वो लैंड से ओशन की तरफ होना स्टार्ट लग जाता है। द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। जो ओशन में विंड होती है उसमें वाटर कैरी होने लग जाता है और जिस कारण रेन होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। तो यही पार्ट आपकी वाटर साइकिल में आती है। वाटर साइकिल आपको पता है ना, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, ये होता है हमारा वाटर साइकिल। द मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन। जो मॉनसून विंड होते हैं उसमें वाटर कैरी करता है और रेन भी आती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर दियर हार्वेस्ट। अब देखिए जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है और आसमान में काले काले बादल आने लग जाते हैं तो हम कितना खुश हो जाते हैं ना कि अब बारिश होगी, ठीक है। तो वैसे जो हमारे कंट्री में जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो पूरा डिपेंड होते हैं इसी रेन में, क्योंकि जो उनकी फसल होती है वो अच्छे से हार्वेस्ट होने लग जाती है, अच्छी फसल आती है। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन। तो ऐसे बहुत सारे फोक सॉन्ग्स बने गए हैं इसी क्लाउड और रेन में। सिंग एंड enjoy with your friend if you know such a song, here is one for you। तो आप ऐसी सॉन्ग अपने फ्रेंड के साथ गाइए और इंजॉय करो। आपको कुछ ऐसे सॉन्ग के बारे में पता होगा, ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको बारिश बहुत खुशी देगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है मान ले और हमारे लिए प्रॉब्लम बनने लग जाती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्या आप ऐसी प्रॉब्लम्स बता सकते हो जिससे बारिश से हमें प्रॉब्लम हो। यू कैन डिस्कस द कॉज एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद यूर टीचर एंड पेरेंट्स। तो ऐसी आप डिस्कस कर सकते हो कॉजेस के बारे में कि बारिश से क्या प्रॉब्लम होती है और यही चीज़ अपने पेरेंट्स या टीचर से पूछो। अगर आपको कुछ आइडिया होगा कि रेन से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans, animals and plants life। अब हमारे नेचर में जब बरसात आने लग जाती है, पानी ज़्यादा भर जाता है तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये क्या करती है, डिज़ास्टर क्रिएट करती है, मतलब पूरी तबाही कर देती है। और ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स लाइफ इसमें सब में पॉज लग जाता है, मतलब सब के सब बर्बाद होने लग जाते हैं, कहीं की डेथ हो जाती है।
तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशन थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो ऐसे ही हम सिचुएशन पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में, और ये चीज़ें मैं आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए मैंने इतना पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है, डिज़ास्टर होता है, ये सारे हम ही खुद क्रिएट करते हैं कि हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतने पेड़ काट रहे हैं, अपना नेचर को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अनबैलेंस कर रहे हैं, तो नेचर भी हमें प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम पता होगी तो आप बताइएगा मुझे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई होप आप सबको यहाँ पे इतना टॉपिक समझ आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी पूछनी होगी या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी उस चीज़ के बारे में। बाकी की मैं आपको थंडरस्टॉर्म साइक्लोन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।